अगर आपके घर में दीवारों पे सीलन या पपड़ी या मिट्टी झड़ जाए तो क्या आप उस पूरी दीवार को तोड़ के नई दीवार बनाते हैं या उसी दीवार पे प्लास्टर, चिनाई, पेंट दोबारा करते हैं? इसी सवाल के जवाब में छुपा है आपके सवाल का जवाब कि ACL ऑगमेंटेशन क्या चीज है। क्या होता है ACL ऑगमेंटेशन? क्या आपको इसकी सच में ज़रूरत है या नहीं? क्या इसके फ़ायदे हैं ACL रिकंस्ट्रक्शन के मुकाबले? क्या इसमें पैसे उतने ही लगेंगे जितने ACL सर्जरी में लगते हैं? और क्या ACL ऑगमेंटेशन का रिहैब प्रोटोकॉल ACL रिकंस्ट्रक्शन जैसा ही होता है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ACL के दो फाइबर होते हैं। ACL मतलब वो लिगामेंट जो आपने घुटने को नीचे से ऊपर जोड़ता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और वो लिगामेंट अगर टूट जाए तो उसकी सर्जरी को ACL रिकंस्ट्रक्शन या ACL ऑगमेंटेशन कहते हैं। परंतु कब होगी ACL रिकंस्ट्रक्शन और कब होगी ACL ऑगमेंटेशन? दोस्तों, आपका जो ACL लिगामेंट है उसके दो फाइबर होते हैं। दो फाइबर मतलब जैसे जहाज से एंकर करते हैं शिप को पानी में, उसी तरीके से किसी फोटो को अगर फ्रेम टांगते हैं तो उसको एक चौबे की जरूरत पड़ती है जिसपे उसको फोटो के फ्रेम को लगाया जाता है। परंतु हमारे ACL लिगामेंट के दो ऐसे टेंडन होते हैं या दो ऐसे बंडल होते हैं या घुटने की ऊपर वाली हड्डी में दो जगह ऐसा अटैच होता है कि उसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। एक तो एंटीरियो मीडियल बंडल और एक पोस्टीरियो लेटरल बंडल। अगर दोनों के दोनों बंडल टूटे हुए हैं, मतलब कंप्लीट ACL टीयर आपके MRI में आया है, तब तो कोई विकल्प नहीं है कि ACL रिकंस्ट्रक्शन मतलब उस ग्राफ्ट को हटा के नया ग्राफ्ट बनाया जाए। परंतु अगर पार्शियल टेयर है, पार्शियल टेयर मतलब थोड़ा टेयर है, एक जो टेंडन है या एक बंडल जो है वो बचा हुआ है आपके लिगामेंट का, तो जरूरी नहीं कि पूरा दूसरे वाले टेंडन को भी हटाया जाए। जो ऑलरेडी नेचुरली लगा हुआ है उसको लगा रहने दिया जाए और जो केवल एकमात्र टेंडन टूटा हुआ है उसी में से दूसरा ग्राफ्ट लेके एक और एंकरेज दी जाए। मतलब जो ऑलरेडी ग्राफ्ट के साथ साथ उसको मजबूत करने का काम है, एक नए ग्राफ्ट से, उसको ACL ऑगमेंटेशन कहते हैं। ये जो शब्द है ऑगमेंटेशन, इसका हिंदी में मतलब होता है ऑगमेंट करना, मतलब मजबूत करना या किसी छोटी चीज को बड़ा करना। तो ACL ऑगमेंटेशन का मतलब है जो आपका ACL टीयर हुआ है, अगर वो पार्शियल टीयर है और उसमें आपको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। कई बार हो सकता है कि आपको पार्शियल ACL टीयर में पेन बहुत ज्यादा हो, इंस्टेबिलिटी इतनी ना हो क्योंकि एक बंडल फिर भी लगा रहता है। और अगर आप हाई डिमांडिंग पेशेंट्स हों तो ऐसे पेशेंट्स में ACL ऑगमेंटेशन किया जाता है। मतलब कि जो एक ग्राफ्ट ऑलरेडी लगा हुआ है या एक बंडल ACL का ऑलरेडी लगा हुआ है, उसी के साथ एक और, मतलब एक जो रस्सी है उसके साथ एक और रस्सी जोड़ के उसको डबल मजबूती दी जाती है। इसको ACL ऑगमेंटेशन कहा जाता है। तो ACL ऑगमेंटेशन के फायदे क्या हैं? दोस्तों, सबसे पहला, अगर ACL ऑगमेंटेशन तभी करना चाहिए जब ये इंडिकेटेड है। इसे तब नहीं कर सकते हैं। अगर कंप्लीट टेयर है तो ACL ऑगमेंटेशन हो सकता है संभव ना हो क्योंकि पूरा टूटा हुआ है। परंतु अगर सिंगल बंडल या पार्शियल टेयर में ACL में अगर ACL ऑगमेंटेशन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए और वो एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका फायदा ये होता है कि ज्यादा ग्राफ्ट यूज नहीं करना पड़ता। आमतौर पे लोग बाग जब कन्वेंशनल ACL रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, कई बार दो ग्राफ्ट लेते हैं, सेमीटेंडिनोसिस या ग्रासिलिस। अगर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लेते हैं या फिर पेरोनियस लेते हैं या फिर क्वाड लेते हैं तो वो मोटे ग्राफ्ट होते हैं। परंतु इसमें छोटे ग्राफ्ट से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ सेमीटेंडिनोसिस ग्राफ्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इसमें इंटरनल ब्रेसिंग की जरूरत हो सकता है ना पड़े क्योंकि आपका पार्शियल ACL ऑलरेडी अटैच्ड है, तो एक सिंपल ग्राफ्ट से भी हो सकता है। इसका दूसरा फायदा यह होता है
कि आपके पुराने एसीएल की, क्योंकि एक ही टेंडन टूटा हुआ है, वहां पे ब्लड सप्लाई ऑलरेडी इंटैक्ट है, और जब नया ग्राफ्ट लगाते हैं उसकी मजबूती रस्सी के ऊपर रस्सी चढ़ाने की, तो इसकी ब्लड सप्लाई तुरंत से स्टार्ट हो जाती है। अन्यथा ट्रेडिशनल एसीएल में जो होता है, क्योंकि नया ग्राफ्ट निकाला होता है और नई जगह लगाया जाता है, तो ब्लड सप्लाई आने में कुछ समय लगता है, परंतु क्योंकि एक टेंडन ऑलरेडी वहां पे है तो इसकी ब्लड सप्लाई बहुत जल्दी से आ सकती है। दोस्तों, तीसरा फायदा इससे यह है कि इससे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद जैसे लगता है कुछ नया नया हुआ है, या जो मेमोरी लॉस हुई होती है, इंसान कंप्लीट एसीएल टेयर के बाद चलना भूल जाते हैं, या पैर में लचक आ रही होती है, ब्रेन मेमोरी नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, अगर एसीएल ऑगमेंटेशन होती है, क्योंकि ऐसे फीचर्स नहीं पता चलते, तो इसमें बहुत ही जल्दी रिहैब स्टार्ट होता है, या बहुत जल्दी आप नॉर्मल रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंप्लीट टेयर नहीं था। तो तीसरा फायदा इसका यह होता है। चौथा फायदा इसका यह है दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट टेयर नहीं था तो इसमें आपको सेंसरी या एक प्रोप्रायोसेप्शन की जो फीलिंग है वो नहीं जाती है, तो उसी के लगे लगे अगर एसीएल ऑगमेंट किया जाता है तो आपकी प्रोप्रायोसेप्शन मूवमेंट भी बहुत जल्दी आती है। अब बात करते हैं कि क्या एसीएल रिकंस्ट्रक्शन और एसीएल ऑगमेंटेशन का कॉस्ट अलग अलग होता है या सेम कॉस्ट होता है। दोस्तों, आमतौर पर जो पूरा प्रोसेस है सर्जन को वही फॉलो करना पड़ता है एसीएल लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन में और ऑगमेंटेशन में। मतलब वही, जैसे आप कहेंगे कि पेशेंट को प्रिपेयर करना, ग्राफ्ट हार्वेस्ट करना, टनल्स बनाना और फिर बटन्स लगाना, और अगर कोई इंटरनल ब्रेस कर रहा है तो इंटरनल ब्रेस करना, अगर ये सब प्रोसेस एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं तो करीब करीब सेम प्रोसेस एसीएल ऑगमेंटेशन में इस्तेमाल होता है। रस्सी 2 लगाएं या रस्सी तोड़ के एक नई रस्सी लगाएं या उसी रस्सी पे दूसरी रस्सी लगाएं, प्रोसेस करीब करीब सेम है। तो आमतौर पर इन अस्पतालों में जो कॉस्ट है करीब करीब सेम आता है, कॉस्ट में इसका कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि सेम ग्राफ्ट, सेम बटन, सेम इम्प्लांट्स यूज़ करने होते हैं। और इम्प्लांट कौन सा यूज़ करना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, और क्या टेक्निक यूज होती है वो भी करीब करीब सेम होती है। तो एसीएल ऑगमेंटेशन का ये मतलब होता है। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर घर में दीवार में सीलन है, मिट्टी झड़ गई है या सफेदी उतर गई है, तो आपको उस दीवार को तोड़ना नहीं, परंतु उसी दीवार पे प्लास्टर करके पेंट दोबारा से करना है। उसी प्रकार से एसीएल ऑगमेंटेशन होता है। और दोस्तों, रिहैब, यहां तक कि जो रिहैब है इसमें अर्ली रिहैब हो सकता है, रिकवरी हो सकती है, परंतु करीब करीब जो वेट बेयरिंग है नेक्स्ट डे ही स्टार्ट हो जाती है एसीएल ऑगमेंटेशन में। और जो रिहैब प्रोटोकॉल है इसमें रेंज ऑफ मोशन पे ज्यादा फोकस करना है, और करीब करीब जो रिहैब प्रोटोकॉल है वही चलेगा जो पुराने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में होता है, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई है। परंतु जो बॉडी की रिकवरी फेज है इसमें बहुत अत्यधिक ज्यादा जल्दी होती है, बजाय पूरे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जो नए तरीके से करा होता। अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि एसीएल इंप्लांट जो होता है वो कितना टाइम लास्ट करता है, और कौन सा इंप्लांट आपको यूज करना है जो लंबे समय तक इस्तेमाल हो और आपका एसीएल लंबे समय तक सक्सेसफुल हो। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में मुझे बताएं, और आपका एमआरआई या एक्सरे या कोई भी लिगामेंट या नीज से या हड्डियों से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।